नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश होने के बाद अब राज्यसभा में भी पेश हो गया है। इन सब के बीच बिहार की सियासत में हलचलें तेज हो गई। दरअसल नीतीश कुमार को वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करना कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। इसकी कीमत नीतीश कुमार को अभी से ही चुकानी पड़ रही है, क्योंकि पार्टी के अंदर ही दरारें पड़ती हुई नजर आ रही। पहले नीतीश कुमार समर्थन में आए, उसके बाद अब जो एक के बाद एक इस्तीफे की झड़ी लग रही है, क्योंकि जेडीयू के जो मुस्लिम नेता है वो नीतीश कुमार से और अपनी पार्टी से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। तो जरा सोचिए, जब जेडीयू के मुस्लिम नेता ही जेडीयू से नाराज चल रहे हैं, तो आने वाले चुनाव में मुस्लिम वोटरों का असर जेडीयू पर कैसे पड़ेगा? इन सबके बीच सवाल ये भी उठता है कि आखिर नीतीश कुमार अब अपनी पार्टी में डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? आने वाले समय में कहीं इन सब की कीमत जेडीयू को ना उठानी पड़े। आने वाले समय में नीतीश कुमार अपने वोटरों को कैसे बचाएंगे खिसकने से? तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता बीजेपी, किशोर कुणाल जी, प्रवक्ता जेडीयू, रामपुकार सिन्हा जी, प्रवक्ता आरएलएम, आरजू खान जी, प्रवक्ता आरजेडी, डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जो जेडीयू के नेता हैं, जो नाराज चल रहे हैं, जो बागी हो चुके हैं, जिनका विरोध खुलकर सामने आ रहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। हमको अफसोस है इस बात का, और मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जिस तरीका से उन्होंने कृषि विधेयक को वापस लिया था, लेकिन उसमें 700 लोग हताहत हो गए, वो नौबत नहीं आने दे। यहाँ के मुसलमानों को या देश को आंदोलन की भट्टी में नहीं झोंके। अमेरिका 25% टैरिफ बढ़ा दिया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी ना। चर्चा हो रहा है आज वक्त पर, इससे क्या होना है? इनको बार बार किरण रिजिजू और गृह मंत्री जो है पसमानदा मुसलमान की चर्चा 200 बार बोले होंगे। तो पसमानदा मुसलमानों के लिए क्यों नहीं सच्चर कमेटी का रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट लागू किया? बिल कल हमारे पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री है ललन बाबू, उन्होंने जिस तेवर जिस अंदाज से पसमानदा कर के बिल को पेश किया, इनके अनेकों खूबियों को बयान किया, लेकिन एक बार भी आदरणीय नीतीश कुमार जी का नाम नहीं लिया। मोदी जी, अमित शाह, किरण रिजिजू इन्हीं के कसीदा पढ़ते रहे और तमाम मुसलमानों के बीच जो है, खासकर पसमानदा मुसलमानों के बीच ये भ्रम फैला रहे थे कि वो उनके हक में है। ऐसा लग रहा था कि औकात में जो है पसमानदा मुसलमानों का कभी प्रतिनिधित्व रहा ही नहीं है। मुझ जैसे लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों को आहत किया है। खासकर जितने भी पसमानदा मुसलमान, पढ़ा लिखे मुसलमान है, वो काफी मर्माहत और आहत है। इसी को देखते हुए मैंने रात में ही अपना त्यागपत्र लिख लिया और आज सुबह जो है मीडिया के साथियों से शेयर करके और संबंधित लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया है। कल उसको रजिस्ट्री कर देंगे। तो सुना आपने जिस तरह से बयान जेडीयू की तरफ से सामने आ रहे हैं उनके नाराज नेताओं के, ये बिल्कुल भी जेडीयू के लिए एक अच्छा संकेत नहीं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत किशोर कुणाल जी से करते हैं। किशोर जी, आखिर जेडीयू में हो क्या रहा है? जो फैसला लिया गया है उससे आपके घर के लोग ही खुश नहीं। देखिए, कुछ खबरें मीडिया में आ रही है और जो भी खबरें आ रही है उसको हम लोग भी नजर बना के रखे हुए हैं। खबरें जो ही नेताओं के नाम आ रहे हैं जिनका त्यागपत्र की बात की जा रही है, इसमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले कांग्रेस या अन्य दलों की रैली में भाग लिया था। जैसे मीर कासिम जी का नाम आ रहा है बहुत तेजी से। मीर कासिम जी पीछे चुनाव भी लड़े हुए हैं, वो किसी और दल से लड़े थे, 399 वोट उनको आया था। तो आप इस प्रकार से देखेंगे तो मीडिया का एक खास वर्ग और विपक्षी एक राजनीतिक एजेंडा सेट करने का प्रयास कर रही है कि
अल्पसंख्यक जदयू को छोड़ रहा है, और जबकि वास्तविकता ऐसा कुछ नहीं है। जदयू के साथ अल्पसंख्यक 2005 से लेकर अभी तक उसी अंदाज में इंटैक्ट है और आगे भी रहेगा। जी चलिए ठीक है कुणाल जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करूंगी डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी का। स्नेहाशीष जी, जिस तरह से जेडीयू में नाराजगी दिख रही है, इन सब का फायदा तो महागठबंधन को मिलेगा आने वाले चुनाव में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड जो भी उसका संशोधन बिल आया, उसमें जब बार बार ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की रायशुमारी, सुझाव, उनकी आपत्तियां, तमाम चीजों को दर्ज करने के बाद किया गया, तो जदयू के दल में ही जो एनडीए के सहयोगी हैं, उनके अंदर ही इस तरीके का विरोधाभास जब निकल के आता है, तो ये क्लियर हो जाता है कि तमाम मुसलमानों का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नियोजित नीति थी, उसी के तहत ये बिल पास कराया गया, उसमें संशोधन किया गया। और बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि भले अभी बोल गए भाई साहब किशोर कुणाल जी 399, 499 था उनका, 100 वोट की भी कीमत होती है। तो यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है कि 499 वोट लाए या किसी भी अन्य दल में रहे, मुसलमान तो हैं, नीतीश कुमार जी के साथ तो थे, इस बिल के बाद छोड़ तो दिए उनका साथ, या आज विरोध में स्वर आ रहे हैं। तो ये सभी को समझ में आ रहा है कि चीजें क्या है, यहाँ पे सारी स्थितियां बनी हुई हैं इसीलिए क्योंकि नीतीश कुमार जी जब मन करे मोदी जी के गोदी में बैठ के अपने आप को सेकुलर और कम्युनल वाली जो राजनीति करते हैं, वो अब सबको समझ में आ गया है कि पूरी तरीके से ये कम्युनल है। और मोदी जी के गोदी में बैठ के कोई भी व्यक्ति अपने आप को सेकुलर इस देश में अगर कहला रहा है तो वो पूरी तरीके से दिवा स्वप्न है। और नीतीश जी इस बात को अब एडमिट कर लें कि वो मुसलमानों के हितैषी नहीं रहे हैं, बिहार में उनको बस सत्ता से मतलब है, इसके लिए वो किसी भी हद तक जाके अपने वोटों का, अपने नेताओं का, अपने लोगों का सौदा कर सकते हैं। और एक और चीज सभा जी, इस पे ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि दिल्ली में बैठे इन्हीं के नेता, नीतीश कुमार जी के ही नेता हाईजैक कर लिए हैं पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के हाथों गिरवी रख दिए हैं, ताकि बिहार में भी इसका परिणाम दिखेगा। चलिए ठीक है स्नेहाशीष जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधे रुख करना चाहूंगी रामपुकार सिन्हा जी का। रामपुकार सिन्हा जी, आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार अब मुसलमानों के हितैषी नहीं रहे, जिस तरह से वो मुसलमानों के लिए काम करते थे। खैर अब नाराजगी कहीं ना कहीं सामने तो आ ही रही है। अगर धर्मगुरु की बात करें तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार ने उन्हें धोखा दिया। सभा जी, नीतीश कुमार जी जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले समाजवादी विचारधारा के लोग, वो कहीं भी रहे, किसी भी गठबंधन में रहे, लेकिन वो एक नीति और सिद्धांत को लेकर चलते हैं। पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में, वक्फ संशोधन बिल के बारे में पहले जो लोग सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा में हो, जो प्रतिपक्ष के लोग रहे, पहले लोग बोले, लेकिन हमारे जब सत्ता पक्ष के लोग जब बोले तो उन लोगों की बोलती बंद हो गई। ये समझना चाहिए कि आज परेशानी उन्हीं लोग को हो रहा है जो वक्फ बोर्ड के जमीन को हथिया के रखा है, लोग अपनी निजी जागीर समझ ले रहे हैं। देखिए, यह जो बिल आया है, यह बिल मैं आज भी आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसमें तमाम लोग वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने पर पूरी जो गरीब तबका के लोग हैं, गरीब अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उन लोगों को एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा उसमें। और वक्फ बोर्ड की जमीन पर वैसे लोग उसको कब्जा करके रखा है जिसको गरीब आम जनों से कोई मतलब नहीं है। इतना हम बताना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन आने के बाद इस्लाम के सभी वर्गों को वक्फ बोर्ड में उचित स्थान दिया जाएगा और दिया गया है। इस वक्फ बोर्ड के जो अमेंडमेंट बिल हुआ है, उसका जो संशोधित बिल आया है, उसमें इसलिए मैं इस बिल का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं कि यह वक्फ बोर्ड का जो संशोधित बिल आया है, जिसको जेपीसी कमेटी ने दिया, और उस बिल को बिहार की जनता समेत पूरे देश की जनता ये बहुत खुश है कि भाई वैसे लोगों का कब्जा वक्फ बोर्ड की जमीन से अब हटेगा। आम लोगों को यह विश्वास जगा है। और नीतीश कुमार जी के बारे में जहां तक बात है सभा जी, नीतीश कुमार जी जब 2014 में अकेले लड़े हुए थे तो उस समय कहां थे ये लोग?
जो आज बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी को कहां लोग मदद किए थे? ये लोग अपना राग अलाप रहे थे। नीतीश कुमार जी खूंटा ठोक समाजवादी नेता हैं, खूंटा ठोक अल्पसंख्यकों के हितैषी है। उनके शासनकाल में 20 वर्षों के शासनकाल में माननीय नीतीश कुमार जी और उनके साथ रहने वाले सभी लोग अल्पसंख्यक समाज के सच्चे हितैषी रहे हैं। और बिहार में कहीं भी अल्पसंख्यक समाज पर कहीं भी कोई चाहेगा कि कोई प्रहार कर दे, हमला कर दे, कुठाराघात कर दे, तो नीतीश कुमार जी के शासनकाल में वो संभव नहीं है। और उनके साथ साथ हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी पूरी नीतीश कुमार जी के नक्शो कदम पर चलने के लिए संकल्पित है सभा जी। इसलिए नया वक्त बिल को लेकर जेडीयू में कोई धारा नहीं है। और जो लोग भी छुट भैये नेता लोग हैं, वो तो जहां जो कासिम अंसारी की बात कर रहे हैं, मेरे ही क्षेत्र के जहां से मैं एमएलए का चुनाव लड़ता हूं, ढाका विधानसभा क्षेत्र से मेरे साथ लड़े हुए थे, कितना वोट आया सब लोग जानता है। वो प्राथमिक सदस्य जदयू के बने कि नहीं बने, वो भी जरा पर्ची। रामप्रकाश सिन्हा के बीच में रोकना चाहूंगी आपको, यानी कि अगर वो लोग समर्थन में नहीं है और पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं नाराजगी जाहिर करने के लिए, तो आप उन्हें मतलब अब ये टैग दिया जाएगा कि ये लोग छुटपुटिया नेता हैं? नहीं, छुटपुटिया नेता की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये बात कहना चाहते हैं, देखिए उनकी अब जो मीडिया दिखा रहा है कि बहुत बड़े नेता जदयू के, अरे भाई आप जदयू के प्रखंड के पदाधिकारी हैं कि जिला के पदाधिकारी हैं कि राज्य के पदाधिकारी हैं कि राष्ट्रीय पदाधिकारी है? तो ना जेडीयू में रामप्रकाश सिन्हा जी। अच्छा एक मिनट, जदयू में है वो, जदयू में पहले वहां के प्रखंड अध्यक्ष है निहाल अख्तर ढाका प्रखंड के। जरा निहाल अख्तर से पूछ लीजिए वो प्राथमिक सदस्य बने कि नहीं कासिम अंसारी जी। कासिम अंसारी जी का घर चिरैया प्रखंड में पड़ता है, चिरैया प्रखंड से ढाका में रहते हैं, हम लोग के साथ ही रहे हैं, लेकिन वो जदयू का प्राथमिक सदस्य बने कि नहीं बने वहां के प्रखंड से पता कर लीजिए। अब मीडिया में आने के लिए कोई भी कुछ बोल दे, कोई भी लोग बोल दे कि मैं फलना के सदस्यता के पहले अपना प्राथमिक सदस्य आपका संख्या कितना है, आपका क्रियाशील सदस्य संख्या कितना है, आप जदयू का किस पद पर है, ये सब बताना चाहिए। इस तरह पार्टी को बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और एनडीए गठबंधन में जितना भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है, चाहे जनता दल यू में हो, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में हो, या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में हो, या भारतीय जनता पार्टी में, सभी अल्पसंख्यक समाज पूरी मुस्तैदी के साथ नया वक्फ संशोधन जो बिल पारित हुआ है लोकसभा और राज्यसभा से, उसके साथ खड़ा है। और पूरा जो हिंदुस्तान के देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है और नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। जी 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 कुणाल जी आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले राकेश पोद्दार जी से भी एक सवाल लेना चाहूंगी। राकेश जी, एनडीए गठबंधन इसलिए साथ आया, नीतीश कुमार आप लोगों के साथ इसलिए आए कि विकास हो सके, इंडिया गठबंधन को हराया जा सके, लेकिन अब लगता है आपको कि भला होगा? क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों की नाराजगी सामने आ रही है नीतीश कुमार के लिए, तो अब तो लग रहा है कि आने वाले चुनाव में आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। राकेश पोद्दार जी माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। एक मिनट। सभा जी, एनडीए गठबंधन विकसित भारत बनाने की चिंता करती है, विकसित भारत कैसे बने इसकी चिंता होती है। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। और मैं सभा जी आज एक कविता बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू बेकार ना कर। यानी मतलब लालू जी और ममता बनर्जी, अखिलेश जी के लिए और राहुल गांधी जी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू बेकार ना कर। मेरा हिस्सा भी तू ले मेरे भाई, लेकिन मस्जिद मंदिर पर झगड़ा ना कर। ना हिंदू है बुरा ना मुस्लिम है बुरा, जो इंसानियत का हाथ आगे बढ़ा रहा है वह इंसान सबसे बड़ा। और राहुल जी के लिए एक लाइन है और लालू जी के लिए लाइन है, ममता जी, अखिलेश जी के लिए, सबके लिए एक लाइन है। तुष्टिकरण करने वाले सभा जी, तुष्टिकरण करने वाले नफरत की खेती किए जा, तुष्टिकरण करने वाले नफरत की खेती किए जा, कब तक अपने वोट बैंक के लिए मुस्लिम भाई को नुकसान किए जा। अब हिंदू मुस्लिम करना बंद करो, अब हिंदू मुस्लिम करना बंद करो, विकसित बनाना है देश, राज धर्म निभाना शुरू करो। सभी नेताओं के लिए है, राज धर्म निभाना शुरू करो, ये मोदी जी का संदेश। अब आई बात जेडीयू और हमें क्यों समर्थन दे रही है, चंद्रबाबू नायडू क्यों समर्थन दे रही है। इनके 10 बिंदु थे
10 बिंदुओं पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने इस पे पुरजोर समर्थन देकर वक्फ बोर्ड का बिल लाने का काम किया। 2013 में कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, इन्हीं का बना हुआ है। 2013 में इन्होंने ही पॉइंट्स लाए थे सारे, लेकिन इन्होंने लागू नहीं किया। इनको तो तुष्टीकरण करनी थी, वोट बैंक की राजनीति है, इनके सभी नेता यही बार बार करती है। इनके 13 सदस्य थे 2013 में, लेकिन हम लोग ने 2024 में 31 सदस्य जेपीसीसी के माध्यम से सभी लोगों को लेने का काम किया। 36 बैठकें की, 200 घंटा इस पर चर्चा हुआ, तो 284 पक्षों पे जो हमारे चुनाव आयोग ने पूरे देश में जो पार्टियां चल रही 1700-1800 पार्टियां, जिसमें 284 लोगों ने हमें पक्ष देने का काम किया, जिनकी विधायक सांसद इस देश में कई जिला परिषद है, उन लोगों ने पक्ष में हमें दिया और 10 बिंदु पे हम लोगों ने काम किया। अब रही इसमें भला किसका होगा? वक्फ बोर्ड के माध्यम से हम पारदर्शित करना चाहते हैं, जो 10 पॉइंट मैंने बताया। इसमें वक्फ बोर्ड में क्या था, अगर वक्फ बोर्ड कह देता ये जमीन हमारी है तो दूसरा व्यक्ति उस पर दावा नहीं ठोक सकता था, लेकिन उस पर सुधार किया गया कि वो व्यक्ति लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी अदालत में जाकर वो दावा कर सकता है कि मेरे पास पेपर है, ये मेरा कागज है। अगर वक्फ बोर्ड कह देता है कि जमीन मस्जिद का है तो मस्जिद नहीं हटेगा। मोदी जी ने क्लियर रूप से कहा कि मस्जिद भी नहीं हटेगा, ना मदरसा हटेगा। जहां मस्जिद है मस्जिद ही रहेगा, जहां मदरसा है मदरसा ही रहेगा, जहां कब्रिस्तान की जगह है कब्रिस्तान ही रहेगा, उसको हटाने का काम कोई नहीं करेगा। रही बात, उसके बाद आप एक बताइए, हम लोग 33% आरक्षण की बात करते हैं, क्या मुसलमान बहनों को आरक्षण के माध्यम से अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे उसकी कमाई होती है तो जिस तरह बेटे को देने का अधिकार है उस तरह बेटी को भी देने का अधिकार, और बेटी उसका लाभ ले सकती। क्या हमने कौन सा गलत कम कर दिया? और अगर कोई व्यक्ति वक्फ बोर्ड को जमीन देना चाहता है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई है, पहले उसे 5 साल के लिए मुसलमान बनना पड़ेगा। कौन से गलत काम कर रहे हैं? अब रही बात, ये लोग कहते हैं कि 2 लोग अलग से आप लाइएगा, हम लोग 2 लोग अलग से नहीं लाए, किसी धर्म का लोग नहीं आएगा। वक्फ बोर्ड की कमेटी में हमेशा मुख्यमंत्री या मंत्री जो अल्पसंख्यक मंत्री होंगे वो कमेटी का चेयरमैन होंगे। वक्फ बोर्ड के जो अफसर होंगे आईएएस वो मुस्लिम होंगे। बुद्धिजीवी जो होंगे मुसलमान उनको रखा जाएगा। बुद्धिजीवी जो एडवोकेट होंगे मुस्लिम उनको रखा जाएगा। एक विधायक को रखा जाएगा, एक अल्पसंख्यक सांसद को रखा जाएगा, और 11 आदमी की कमेटी बनेगी, उसमें एक भी दूसरे धर्म के लोग नहीं होंगे। सुनिए सभा जी राकेश पोद्दार जी, बीच में रोकना चाहूंगी आपको। सारी बातें तो आपके समझ में आ गई, लेकिन ये जो आपने बोला कि अगर वक्फ में किसी को कुछ दान करना होगा तो 5 साल मुसलमान होना जरूरी होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मैं कुछ मंदिर में दान करना चाहती हूँ तो मैं करूंगी ना, ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा मन है। देखिए मैं आ रहा हूँ। इसके लिए ये तो नहीं होना चाहिए कि मुझे 5 साल तक हिंदू होना पड़ेगा, या अगर कोई हिंदू डालना चाहे, मतलब कुछ दान करना चाहे वक्फ में, तो उसको ऐसा होगा कि 5 साल तक उसको मुस्लिम होना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट जरा समझ में नहीं आ रहा, समझाएंगे आप? हाँ मैं समझा। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर आपको तकरीर पढ़नी है, अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे मानना है। देखिए, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। यहाँ पे आके हम लोग हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब की बानी में लिखा है अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब पूजिया कौन भले कौन मंदे। भगवान ने हमें भेजा है, इंसान बना के भेजा है, मानव बना के भेजा है। सभी धर्म में हम यहाँ आके अपने अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन कुदरत ने एक ही बनाया है, एक ही हम लोग हैं। और जिनका भगवान है, जिनका रूप निरंकार है, ना उनका रूप देखने लायक होता है ना निरंकार है, उनकी अलग पहचान है। आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम लोग चाहे धर्म को मानते हैं। बांटने वाले कौन होते हैं जी? फिर हम बांटने वाले कौन होते हैं? देखिए, हम आपको बता देते हैं। मैं आ रहा हूं, वहीं पे आ रहा था जहां आप प्रश्न पूछ रहे थे। हम बांटने वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हमने जिस धर्म की बात कर रही, इस धरती पे आके ऊपर से भगवान ने हमें एक ही व्यक्ति मानव बना के, इंसान बना के भेजा, लेकिन हमारे जो संस्कार है, सभ्यता है, उसमें आके हम अपने भगवान को मानते हैं। कोई अल्लाह को मानते हैं, कोई बाइबल को मानते हैं, कोई हर धर्म, जैन साहब जैन को मानते हैं, बौद्ध धर्म मानते हैं। अरे मानना चाहिए, भगवान लेकिन एक ही है, सबको ऊपर जाना है, सबको एक ही रंग दिया गया, एक इंसान बनाया गया। लेकिन
इस देश में आने वाले लालू प्रसाद यादव जी एक तरफ चले जाते हैं, मुस्लिम लीग के द्वारा दिए हुए पार्टी में चले जाते हैं, इफ्तार पार्टी में। अल्लाह का महीना था, पूरा ईद का महीना था, अल्लाह का महीना था, रमजान का महीना था। उस दिन इन लोगों ने तुष्टीकरण करना था, राजनीति करना था, उस मुसलमान भाइयों को जंतर मंतर पे बैठा दिया। अब्बा जी क्या लोकतंत्र था? आपका मौलिक अधिकार है, आप 4 दिन के बाद कर लेते। क्या मोदी जी भागे जा रहे थे? क्या देश भागता जा रहा था? लेकिन राहुल गांधी जी, लालू जी, ममता बनर्जी मुसलमान के कंधों पे राजनीति करना था। भूखे प्यासे वो अल्लाह को याद कर रहे थे, लेकिन ओबीसी साहब उनको जंतर मंतर पे बैठा दिया। पटना में लालू प्रसाद यादव जी बैठा दिए। तबीयत खराब थी, हम उनकी चिंता करते हैं, उनकी स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, दीर्घायु की चिंता करते हैं। अब पेरोल पे चल रहे हैं भैया, जमानत पे चल रहे हैं। सुनिए सवाल, और जाके मुसलमानों के लिए राजनीति करते हैं। सवाल का जवाब दे कांग्रेस के नेता यहाँ बैठे हुए, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। ठीक है राकेश जी, जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रुख करना चाहूंगी कुणाल जी का। कुणाल जी, यानी मान लिया जाए कि जो टूट की खबरें सामने आ रही है इसे खारिज कर रहे हैं आप, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। मैं इसका जवाब वर्धन साहब को दूंगा। काफी खुश हो रहे थे बीच में, उनकी खुशी जायज है। उनको लग रहा है कि जदयू कमजोर हो रही है। तो वर्धन साहब को शायद याद नहीं है, इनके एक अध्यक्ष हुआ करते थे महबूब अली कैसर साहब, कई दल घूम चुके हैं, अभी फिलहाल राजद में है। तो कुछ हर दल में ऐसे बेचैन आत्मा होते हैं जिनका शरीर कहीं और होता है, आत्मा कहीं और होता है, और उचित मौका में अपना ट्रांसफर हो लेते हैं। मैं इन बातों में नहीं जाऊंगा। मैं ये बताता हूँ कि बिहार में नीतीश कुमार जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन सबके लिए बराबर काम करते हैं। उनका नारा ही है एक ऐसा बिहार जिसमें सबको मिले समान अधिकार। किशोर जी, तभी तो मुसलमानों को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार उनका साथ देंगे, क्योंकि जैसे पहले भी नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काम किया है, मुसलमानों को भरोसा था उन पे। निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों का साथ दिया है, और आज हमारे बदौलत ही इस अधिनियम में कई प्रावधान को बदले गए हैं, कई प्रावधान को बदले गए हैं। और आगे मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी हम लोग गाँव-गाँव जाएंगे, घर घर जाएंगे, और जो 90% आबादी, मुस्लिम आबादी जो वक्फ के सिस्टम को नहीं जान रही है, उनका लाभ नहीं ले पा रही, उनको कैसे उसका लाभ मिले यह सुनिश्चित करना बताएंगे। जी सभा जी, राकेश जी, 1 मिनट राकेश जी, आपका रुख करेंगे। किशोर जी, आपको नहीं लगता फिर कि बड़ी जल्दबाजी हो गई? पहले आप लोगों को ये कंफ्यूजन दूर करना था, क्योंकि वाकई ये सही बात है कि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि है क्या ये चीज। मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, कुछ लोग ऐसे ही आगे प्रदर्शन करने, उनको पता भी नहीं कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बिल क्या है, वक्फ संशोधन बिल क्या है। तो एटलीस्ट पहले ये कंफ्यूजन दूर करना था आप लोगों को। कोई जल्दीबाजी नहीं है। पिछले एक साल से इसमें एक्सरसाइज किया जा रहा है। मुस्लिम संगठनों, धार्मिक संगठनों के लोगों को जदयू पार्टी ने अपने ऑफिस में बुलाकर या उनसे मिलकर राय मशविरा करके मसौदा तैयार किया, और सरकार और संगठन दोनों के स्तर पर केंद्र सरकार को अवगत कराया गया कि ये पॉइंट, ये प्रावधान को हटाया जाना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हमने पूरे एक्ट को पढ़ के, समझ के, और अंतिम निर्णय लिया है कि वास्तव में जो वक्फ की संपत्तियां जिसका कुछ लोग इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे थे, तो इस अधिनियम के आने से, इस प्रावधान के आने से इस तरह का गैर इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा। जी किशोर जी, एक और बात बताइए जी। यानी ये तो सबके सामने है कि मुसलमान नीतीश कुमार से अब खुश नहीं है इस फैसले से, तो क्या अब आप लोग ये मानिए कि अगर मुस्लिम वोट आप लोगों के पास रहे या ना रहे, इससे आप लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है? ऐसी कोई बात क्या आप ये मान के चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग जनता दल यूनाइटेड हैं। यूनाइटेड का मतलब ही होता है संयुक्त। हम लोग सबके साथ, सब कोई हमारे साथ है। किसी तरह के वोट बैंक पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस तरह की परसेप्शन जो सेट करने का प्रयास किया जा रहा है विभिन्न मीडिया समूह या फिर विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, या पूर्ण रूप से मीडिया का तो नाम मत लीजिए, मौका आप लोग ही दे रहे हैं, तभी हम सवाल उठा रहे हैं। मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड है। आप बेला का उदाहरण ले लीजिए। बेला में हमने 35 साल बाद चुनाव जीता, और तब जीता जब हमारे पास जदयू के सिंबल पे आज तक वहां भी चुनाव ही नहीं लड़ा। और आप जानते होंगे, आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि बेला में इंडियन का वोट, मुस्लिम का वोट निर्णायक था, बावजूद उसके हम लोग चुनाव जीते हैं।
आने वाले समय में चुनाव सामने आ रहा है और जो इस तरह का मिलना छड़ना का दौर जो है चलता रहेगा। कई लोग आए थे, चले गए, फिर आएंगे, लेकिन पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार इंसानियत और बिहारियत को दम पर राजनीति करते हैं, किसी धर्म विशेष के दम पे राजनीति नहीं करते। चलिए ठीक है कुणाल जी, सीधे रुख करूंगी इसमें आज। जी राकेश जी बोलिए। मैं सभा जी कहना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से इस देश का बंटवारा किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। धर्म के नाम पे दो देशों को बांटा। सुना दीजिएगा फिर सुनिए कविता नहीं सुनी। मैंने सवाल उनसे इसलिए ले लिया ताकि आप अच्छे से जवाब दे पाए। सुनने दीजिए 1 मिनट। नहीं, कोई बकवास से फिर कविता सुना देंगे, फिर कुछ बकवास सी अरे बातें कह देंगे। इनके साथ समस्या सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जिन मुद्दों पे बात करना था उन मुद्दों पे ये बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जदयू से मुसलमान नाराज हैं या कोई नेता। इनको आसानी हम लोगों को अभी समझा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ बेचैनात्मा है। ये समझने वाली बात है कि ये अभी जिस तरीके से किशोर कुमार जी मुसलमान नाराज है, वोट के माध्यम से आपको बताया गया, चाहे हमको बताना मुसलमान नाराज हो जाते हैं। उतनी सुन लीजिए, देश को बकवास कविता लग रहा है, उसका मीनिंग नहीं निकल रहा था कुछ भी। सुने ना हम लोग, बर्दाश्त कीजिए थोड़ा देर। पहले सभा जी एक सवाल पूछिए किशोर कुणाल जी से कि इन्होंने क्या क्या सुझाव दिया था जदयू कार्यालय में जब इनकी मंत्रणा हो गई थी, तो इन्होंने कौन कौन सा पॉइंट जुड़वाया है और कौन कौन सा हटवाया है। जरा इनसे ये सवाल का जवाब ले लीजिए और उसके बाद सारी बातें सफेद आ जाएंगी यहाँ पे। इसमें क्या उनसे बड़ी बात है, लंबी लंबी बातें कह देना, हम लोग भी मालूम है, जवाब ले लेंगे। हम लोग को भी मालूम है। और इसमें आशीष जी एक बात बताइए, हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग, मंदिर मस्जिद क्यों कर रहे हैं? बीजेपी का तो सीधा आरोप है कि विपक्ष कर रहा है ये सब। क्यों कर रहे हैं फिर आप लोग बांटने की कोशिश? अभी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी कह रहे थे कि कोई बटा नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब कुछ। उसके बाद बोलते बोलते कहाँ डिरेल्ड हो गए लालू जी पे, इफ्तार पे। जब हिंदू मुसलमान कुछ होता ही नहीं है तो इफ्तार से आपको क्या दिक्कत हो रही थी? कोई इफ्तारी में जाए, कोई नमाज पढ़ ले, कोई मंदिर में आ जाए। आप अभी बोल रहे थे दक्षिणा देने का बात। इनको तो पहले वक्फ के बारे में समझना होगा ना कि किन लोगों ने दान दिया है, किन लोगों का दान है। और ये एक और चीज सभा जी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो कंफ्यूजन ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, उसमें जदयू भी है और एक प्रवक्ता महोदय जो जदयू के बारे में ज्यादा विस्तार से बताते हैं, आरएलएम के बारे में कम, वो भी हैं। उसके बाद बीजेपी के भी लोग हैं। और सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किसका है? सरकार में जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है वो किसने नियुक्त किया है, किसके द्वारा नियुक्त किया गया है, उसके सदस्यों की नियुक्ति कैसे हुई है, ये सब बताने वाली बात है। जिसकी सरकार होती है वही करता है ना। 11 साल से झाल बजा रहे थे आप लोग। हाँ, देश में आपकी सरकार है, बात बतंगड़ करना अपने जगह है। सारी जगह सबको मालूम है कि सरकार के द्वारा नियंत्रित है। ट्रिब्यूनल में ये बता रहे थे, मतलब ऊपर ऊपर पढ़ के और आगे पूरा ज्ञान दे देना कि कहीं आप विवाद में नहीं जा सकते, वक्फ जहां चाहे वहां जमीन पे अपना घोषित कर देता। मतलब किसी मेरे घर पे आके वक्फ अगर दावा कर देगा तो उसका हो जाएगा। ट्रिब्यूनल है कि नहीं है? ट्रिब्यूनल में जज बैठते हैं, कोई राकेश पोद्दार जैसे लोग थोड़ी ना बैठते हैं। तो इस चीज को भी समझना होगा कि इस तरीके से जो कहानी कह देते हैं ये लोग, मुझे हंसी आती है कि किसके बारे में, जज के बारे में गलत बोल रहे हैं, मेंबर्स के बारे में गलत बोल रहे हैं, मंत्री के बारे में। किरण रिजिजू बताएंगे कि इस्लाम में क्या चीज होता है, वक्फ क्या है। किरण रिजिजू जी बताएंगे, उनको मालूम है इस्लाम के बारे में। ऐसे लोग इस्लाम के बारे में डिफाइन करते हैं जिनको कुछ नहीं मालूम है, ना नौ मालूम है, ना छह मालूम है, ना इफ्तार के बारे में मालूम है, ना ईद के बारे में मालूम है, ना ईदी के बारे में मालूम है। बस इनको ईडी के बारे में मालूम है। राकेश जी को सुनने दीजिए। राकेश जी, इन्होंने ट्रिब्यूनल का बताया तो इनसे पूछिए कि 2013 में सब्बा जी कांग्रेस ने ही बनाया था, क्या वो सही था क्या गलत था? इनसे पूछिए, इनसे ही पूछ लीजिए। और ट्रिब्यूनल में क्या है कि वक्फ बोर्ड कहती है बदलने में
अरे सुने गलती आए भाई, था तो सुने ना 11 यार, साल लग गया काहे बदलने में। खराब कर रहा और है। अरे किशोर काहे कुणाल जी से गड्ढा को पूछिए भर ना रहे कि हैं, कौन सुनिए। कौन सा चीज अरे अमेंडमेंट में सब्बा जी इन्होंने आपसे सुझाव दिया, विनती है, क्या इस मेरे पे विनती है बताया। कि बोलने दिया सबसे जाए। बड़ी दिक्कत यही है, जनता सुन रही। इतने लंबी लंबी कथाएं सुना दी, आप लोग तो समझ में ही नहीं आता है। आप लोग मुसलमानों के विरोधी हैं, इस बात को स्वीकार कीजिए। आपके गोद में बैठा हुआ जदयू भी मुसलमानों का विरोधी है, और इस बात को आप लोग स्वीकार कीजिए कम से कम। ठीक है, अपने आशीष जी बोलने दीजिए, बोलिए राकेश। सब्बा जी इन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल क्या होता है। वर्क बोर्ड का ट्रिब्यूनल पहले कानून था कि अगर ट्रिब्यूनल कह देता है वर्क बोर्ड कहते हैं संपत्ति हमारी है, तो सभा जी आप भी कहीं नहीं जा सकते थे, ना कोर्ट जा सकते थे, ना कहीं भी जा सकते, किसी कोर्ट में नहीं जा सकता था ना। क्या गलत बयानी किसी कर रहे हैं राकेश जी? अरे एक सुने, सम्मानित आपको चैनल पता पे है, बैठ के इनको क्या पता बोल रहे है, हैं? हिसाब से थोड़ा चिल्लाना बंद कर दो, हिसाब से बोलो, हिसाब से बोलो। झूठ सुनने के लिए हम लोग नहीं बैठते हैं यहाँ, झूठ सुनने के लिए नहीं बैठते हैं। गुमराह कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो बैठ के। कब से ज्ञान दिए जा रहे हो? क्या ज्ञान है? क्या ट्रिब्यूनल के बारे में जानकारी बताओ, जानकारी क्या है ट्रिब्यूनल? समझने की कोशिश ट्रिब्यूनल के कीजिए, बारे में क्या जानकारी है? म्यूट मत कीजिए प्लीज, कोई क्लासरूम नहीं है ये जिस तरह से आप लोग बहस कर रहे हैं। क्या ट्रिब्यूनल के बारे में आशीष जी शांत हो जाइए। रामपुकार सिन्हा जी आप करूंगी, लेकिन उससे पहले राकेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। राकेश जी बात पूरी कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए आप। आवाज आ रही है सभा जी? जी आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है। गलत बयानी करने के लिए अरे सुन लीजिए, अगर बड़का झूठा पार्टी है भाजपा, और ये झूठ बोले जा रहे हैं। आशीष जी ये दर्शकों को डिसाइड एक लिमिट होती है, ये लिमिट होती है। ये झूठ बोलेंगे, एक चैनल पे बैठ के झूठ बोलेंगे इस तरीके। इनको पता है, अरे इनको पता ही नहीं है कुछ, अरे इनको कुछ पता ही नहीं है। अरे इनको जानकारी है भाई, मोदी जी जैसा डिग्री फेल वाला डिग्री चोर। आशीष जी दोनों को म्यूट कर दिया। फर्जी न्यूज। आप लोग आपस में एक दूसरे को टारगेट कर लीजिए, जब हो जाएगा तब मैं आप लोगों से सवाल ले लूंगी। सीधा रुख करना चाहूंगी रामपुकार सिन्हा जी का। जी रामपुकार सिन्हा जी कुछ कहना जी सभा जी, जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं पांडे जी को बताना चाहता हूं कि पांडे जी डिबेट में बैठिए तो मर्यादित शब्द का प्रयोग कीजिए। अगर मेरी आवाज सुनाई पड़ रही हो तो कम से कम आपका मैं 3-4 डिबेट में आप हमारे साथ बैठे हैं। क्या गलत बोला? क्या गलत बोला? आप जरा शांत रहिए। मिस्टर पांडे जी, मिस्टर पांडे जी, आप जरा शांत रहिए, आप जरा शांत रहिए। बात करने का थोड़ा विधान है, डिबेट में बैठते हैं आप। इस तरीके से तमीजों की तरह बात कीजिए, कम से कम आप सभा जी ठीक है मैंने रोक दिया रामपुकार सिन्हा जी। प्लीज आप लोग मुद्दे को मत भटकाइए। क्या चल रहा है यहाँ पे? ऐसे नहीं होता प्लीज। नहीं ठीक है आशीष जी, जब पूछा जाए तब जवाब दीजिए। हमको समझाएंगे कि ठीक है इसमें आशीष जी, मैं हूँ बोलने पूरा के लिए। देश का मुसलमान देख। ठीक है इसमें आशीष जी, ये दर्शक को डिसाइड करने दीजिए ना कौन सही है कौन गलत है। पूरा देश देख। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले वक्फ संशोधन बिल जो आया है उसमें ये जरा बताए ना, इनके गठबंधन के हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और लालू प्रसाद यादव जी आज से कंट्रोल कैसे करेगी? आप उनके सवालों को छोड़िए, सवाल पूछने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है, डैमेज कंट्रोल कैसे? बिल्कुल बोलिए सभा जी आप। जी रामपुकार सिन्हा, देखिए डैमेज कोई डैमेज नहीं है। जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संवेदनशील लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उन लोगों को इस संशोधन बिल से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज सब अखबार का प्रिंट मीडिया उठाकर देख लीजिए, सभी लोगों ने कहा है कि जो वाजिब हक है, जो वाजिब वक्फ विधेयक का जो पक्ष और विपक्ष के बाद पूरा देश की जनता, पूरा देश दुनिया की जनता समझिए इस चीज को। इसके लिए कहीं भी अल्पसंख्यक समाज में कोई निराशा नहीं है। निराशा वैसे लोगों को है जो धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहता है, धर्म का ठेकेदार बनना चाहता है, जिसको विकसित भारत बनाना है, जिसको विकसित हमारा देश बनाना है, वैसे लोग वक्फ संशोधन बिल के साथ हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है, चिराग पासवान जी के साथ है और जीतन राम मांझी जी के साथ है। इसमें कहीं की दो मत नहीं है। और जनता
दल युग से लेकर भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, रामपुकार सिन्हा जी एक बात बता दीजिए, सभी के साथ खड़ा है। रामपुकार सिन्हा जी एक बात बता दीजिए, कासिम अंसारी के बारे में तो आपने बता दिया, अब जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव जो है मोहम्मद नवाज मलिक, उनके बारे में बता दीजिए कि उनका क्या स्टैंड है, क्योंकि इस्तीफा तो उन्होंने भी दिया है। देखिए और अगर अल्पसंख्यक की बात करें तो उनके बारे में भी बता दीजिए। देखिए उन लोगों को अगर पहले वक्फ संशोधन बिल के प्रति ऐतराज रहता तो सबसे पहले वो कहते माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हम अगर आप इनका समर्थन करें तो हम इनके साथ हैं। पहले उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि वक्फ संशोधन बिल में क्या क्या मामला है, क्या नीति है, क्या सिद्धांत है, पहले जानकारी रखनी चाहिए। अब उनको अब अपना क्या कहते हैं एक हितैषी बनना है कि हम अल्पसंख्यक समाज के हितैषी है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज के वैसे गरीब मजलूम लोगों का वो आवाज नहीं बुलंद करेंगे, वो आवाज वैसे लोगों की जमीन पर कब्जा जमा के रखा है। आप समय आने दीजिए, चाहे वो मंदिर का हो, मस्जिद का हो, गिरजाघर का हो, गुरुद्वारा का हो, कोई भी अगर धार्मिक न्यास की जमीन को कोई अगर कब्जा करके रखना चाहता है तो यही तो है कि उस कब्जा को अलग करना है और उसको जो वाकई में जो संपत्ति है इस लायक है उस लायक पर वहां संपत्ति को उद्योग ढंग से रखना है। यही बात है सभा जी। समय की कमी है, ठीक है रामपुकार सिन्हा जी, समय की कमी है। राकेश पोद्दार जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। सभा जी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ ट्रिब्यूनल क्या है। ट्रिब्यूनल के बारे में तो इन्होंने बता दिया, गुमराह किया है देश की जनता के साथ, मुसलमान भाइयों के लिए गुमराह किया। क्या करेंगे अब आप लोग जिससे एनडीए को नुकसान ना उठाना पड़े? मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले ट्रिब्यूनल का क्लियर कर देता हूं। इन्होंने गुमराह किया है। ट्रिब्यूनल है कि ट्रिब्यूनल केस में सिर्फ वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड ही कर सकता, उसमें कोई व्यक्ति नहीं जा सकता था। लेकिन आप सबको मौलिक अधिकार है, सभा जी और महिलाओं के अधिकार है, वक्फ बोर्ड में जा सकता है। और देश को गुमराह करने वाले कांग्रेस के नेता इस देश को गुमराह कर रहा है, मुसलमान भाइयों में छेद डालने वाला लोग है ये लोग। ट्रिब्यूनल के बारे में ठीक है देशद्रोहियों दिन के आप पहले ट्रिब्यूनल में कौन लोग होते हैं? इसमें आशीष जी जवाब लेंगे, 1 मिनट रुक जाइए। किशोर जी से कमेंट लेना चाहूंगी। जी किशोर जी, क्या होगा अब आगे? ऐसे ही अगर चलता रहा ये सिलसिला तो आप लोगों को तो काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल नहीं, हम लोग पहले से मजबूत थे हैं और आगे भी मजबूत रहेंगे। कोई नुकसान नहीं है। इस तरह का प्रोपेगेंडा से हमारे दल को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चलिए ठीक है जी। इसने आशीष जी देखिए सारी चीजों का लब्बो लुआब यही है कि जब इस बिल का ये बार बार वही वाली बात हुई कि जैसे किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि बिल लाया गया और किसान ही विरोध कर रहे थे, ठीक वैसे ही है कि भारत में दिक्कत ये है कि लोग समझना नहीं चाहते हैं। अगर एक भी नाराजगी होती है और आप नहीं समझा पाते हैं तो कमी सरकार में है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए और इसमें बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और जब आपत्तियां ली गई, सुझाव ली गए, तो यानी मुस्लिम नेताओं को नहीं शामिल किया गया था, तभी आज विरोध के स्वर निकल के आ रहे हैं जदयू में से। और ये भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि जदयू के साथ अब सेकुलर राजनीति करने का जो ड्रामाबाजी गन बंद करे। ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए वक्फ संशोधन बिल को लेकर तो जेडीयू ने इसका समर्थन किया है, लेकिन अब जेडीयू में ही इसकी साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से जेडीयू के नेता की नाराजगी सामने आ रही है, मुस्लिम नेता जो हैं वो जेडीयू के इस फैसले से नाराज हो गए हैं। कहीं ना कहीं पार्टी में अब टूट की खबरें भी आने लगी है कि पार्टी में कहीं ना कहीं इन सब वजहों से दरारें पड़ने लगी है। तो अब आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू इस पे डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे, कैसे अपने जो वोटर हैं उनको खिसकने से बचाएंगे, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।